चलो आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। सच बता रही हूँ बहुत बहुत इजी चैप्टर है, जो मैं करवा रही हूँ ना सिर्फ वो कर लेना, इसके अंदर फालतू के टॉपिक्स में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम केमिकल बॉन्डिंग को डिटेल में जाके सॉरी डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तो ये कम से कम 15 से 16 लेक्चर का चैप्टर है, बहुत डिटेल में, कि आयनिक बॉन्ड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, मेटेलिक बॉन्ड, ये सब, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो हमें इस पे नहीं जाना, हमें डेफिनेशन पे नहीं जाना, हमें वो करना है कि भैया क्वेश्चन आया तो हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो सारा मेन फोकस हमारा उस पे रहेगा। तो मैं 2 दिन लूंगी केमिकल बॉन्डिंग पे, एक आज का दिन लूंगी, एक मंडे का दिन लूंगी। कल मैं किसी वजह से ले नहीं पाई थी तुम लोगों की क्लास, तो आज लूंगी और एक मंडे को लूंगी। होप्सो की मंडे को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिठा के पूरा कर दूंगी चैप्टर, क्योंकि इसमें ना हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि इसमें ना अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसमें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अंकुश का डाउट ले लेते हैं। गुड इवनिंग पार्थ। देखो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लो 3D5 4s2 है। गुड इवनिंग प्रिया। ठीक है, मैग्नीज का मैं ले रही हूँ, तो अगर मैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करूं तो क्या होगा, 3D5 4s1। हाँ मैम। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूंगी तो वो 3D5 हो जाएगा, और 3 की बात करूंगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, 3D4 हो जाएगी। मतलब मैं एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ, ठीक है। और मैंने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी 3 ज्यादा होगी 2 से देन 1 से। यस मैम। ये हमेशा होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब देखो आप गैसियस एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1 आएगा चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक और निकाल रहे हो तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2 का आ जाएगा। यस मैम। तो आप कर क्या रहे हो, आप एक इलेक्ट्रॉन, जब गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आपके मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इट मीन्स उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, उसकी अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। तो जो हम ये आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बोलते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में है इलेक्ट्रॉन, उनको निकालने के लिए मुझे मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालने से आप क्या कर रहे हो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहे हो, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगा, या आप जेड इफेक्टिव बोल सकते हो। अब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इतनी इजिली आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, सॉरी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हो, समझ रहे हो। तो अगर नहीं निकाल सकते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अभी मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब तुम ये भी बोल सकते हो, देखो मान लो तुम्हारी कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से तुम इलेक्ट्रॉन निकालो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ज्यादा डिफरेंस ना हो, जैसे मान लो आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2, हालांकि आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी 1 से, लेकिन किस किस केस में ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा डिफरेंस ना हो। वो किस लिए होता है, या तो कोई फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेकिन ऑर्डर ये हमेशा रहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, अगर मैं 2 3 4 की बात करूं तो ऐसे 4 3 2 ऐसा रहता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है अंकुश? यस मैम। ठीक है, तो आप क्लियर मैम। बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकालने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ रही है, और अट्रैक्शन बढ़ रही है तो फिर उसको निकाल पाना आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा, आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। और ओके मैम। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। यस ओके, मैम, डेल्टा इज कांस्टेंट। हाँ। तो एक क्वेश्चन मैं आपको लोगों को बता देती हूँ। आपको ना मैंने एक ड्राइव लिंक शेयर किया था, लेकिन क्वेश्चन में पहले निकाल लो, 1 मिनट दो मेरे को। हाँ, तो क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आयंस हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस। आपको आयनिक रेडियस की वैल्यू बतानी थी कि सबसे ज्यादा किसकी होगी। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, इसमें 2 कंसेप्ट है, इसके ऑप्शन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, Li+, बोरोन 3+, थर्ड है O2 नेगेटिव, और फोर्थ है F नेगेटिव। देखो, अब आप में से बहुत से बच्चे मुझे हो सकता है कि ये बोले कि मैम O2 नेगेटिव का ज्यादा होगा रेडियस, क्योंकि आपने कहा था कि रेडियस ऑफ एन आयनिक स्पीसीज इज ग्रेटर देन न्यूट्रल देन कैटायनिक स्पीसीज, ये मैंने बोला था। यस मैम। तो अगर तुम ये आंसर
आई थिंक मैंने तुम्हारी क्लास में कौन सी वाली क्लास में B02 वाले बैच में आई थिंक ये ऑप्शन बताया था। तो अगर तुम ये वाला ऑप्शन बोल दो तो तुम बिल्कुल ठीक हो कि O2 नेगेटिव की ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर तुम लेकिन वहां पे सॉरी क्या हो मैम, गया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, लेकिन अगर अब तुम वहां पे ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हो ना तो फंसोगे। ये क्वेश्चन तो तुम्हारा तुक्के से ठीक हो जाएगा, बट ऐसे ही कोई और कंसेप्ट का क्वेश्चन आया तो वहां पे फंसोगे। तो याद रखना, जो मैंने तुमको ये बताया था कि रेडियस ऑफ आयनिक स्पीसीज इज ग्रेटर देन न्यूट्रल देन कैटायनिक स्पीसीज, तो ये सिर्फ किसके लिए था, मैंने लिखवाया भी था, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। समझ रहे हो मेरी बात सारे? यस मैम। Yes, ma'am. था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए था। ठीक है, अब मैम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये देखो कि ये चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। चेक कर लो बेशक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस का चार्ज लगा हुआ है। इसमें कितने हैं, 2 ही हैं क्या, देखना एक बार, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। यस मैम। 10 और इसमें भी कितने हैं, 10 है ना, 10। ये है ना। तो यानी कि ये चारों के हाँ। हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। फिर आप कैसे बताएंगे कि आयनिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी, तो ये आप बताएंगे Z/E के फैक्टर से। किससे बताएंगे, Z/E रेशियो से। मैम ये क्या है, Z क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज। लिख लो इसको, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को ही, और साथ में उसका आंसर लिख लेना। E क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के, या आप बोल सकते हो रेडियाई। पहले तो ये लिखो फॉर्मूला, ये लिखो फॉर्मूला, बोल दो, कंसेप्ट बोल दो, तो समझना है समझो। ये कब लगाओगे, जब आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे नहीं लगाना है ये। सबने लिख लिया? यस मैम। ओके। मैम जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो और हमें पता करना हो किसका सही चार्ज होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे, इट मींस जब उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तब आप सिंपल ये देखेंगे कि जिस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो सबसे बड़ा, न्यूट्रल वाला उसके बीच में, सबसे जो छोटा कौन सा होगा जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ओके मैम। अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें क्या है, क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है ये चारों। देखो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है सब में, देख पा रहे हो सारे, है ना। तो उसमें क्या लगाओगे ये, चलो अब निकाल के देखते हैं कि मैम आप कैसे बोल रहे हो। देखो न्यूक्लियर चार्ज अगर मैं लिथियम की बात करूं तो कितने का होगा, 3 का। यस मैम। नमस्ते बेटा। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। इसको सोल्व करना कितना आएगा, 1.5। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो आगे आओ, बोरोन का देखना, 5/3 कितना आएगा, सॉरी 5/2 कितना आएगा, 2.5। 5. O2 नेगेटिव का देखना एक बार, कितना आएगा, कितना हो गया न्यूक्लियर चार्ज, 8 का। मैम 10 था ना, नहीं 8 8, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो देखना 0 पॉइंट समथिंग आएगा इसमें, 0.8। 0.8। वेरी गुड, अच्छा मैथ्स है भाई तुम लोगों का। इसमें क्या होगा, 9/10, इसका कितना आएगा, 0.9. 9 सबसे कम किसका है, 0.8. तो रेडियाई किसकी ज्यादा होगी, O2 negative. क्लियर सभी को। तो ये वाला क्वेश्चन Yes, क्या ma'am. करेंगे, अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, वैसे नहीं नीट में नहीं आया हुआ, जेई में आया हुआ है, बट नीट में भी आ सकता है। ठीक है, सोमराय वो सोमराय है क्या, एक तो जेई वाले बैच में है। वही हूँ मैम, वही हो बेटा, सबसे पहले मिले थे। अच्छा नहीं, लास्ट वाली क्लास में भी थे क्या तुम, नहीं तो फिर कौन है वो, सोमजी क्या नेम है उस बच्चे का, मैं भूल रही हूँ, सोमजी राय। हाँ तुम्हें मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें नहीं भूल सकती, मुझे याद है तुम मेरी क्लास में आते थे। गुड इवनिंग स्तुति। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो इसको, फिर मैं इरेज करूँ, मैसी हम टॉपिक कौन सा है? या एक काम करूँ, इसको इसमें ही ऐड कर दूं, फिर नोट्स में जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें रिवाइज हो जाएगा। मैम Yes, टॉपिक ma'am, कौन add सा है? रेशियो कम होना चाहिए। Z/A is inversely proportional to ionic radii. ओके मैम।
सोमराय बच्चे, आज मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कराने वाली हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कराया था, तो उसमें एक क्वेश्चन में बता रही थी मैं, एक नया कंसेप्ट लगेगा जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, तो वही बता रही थी। ठीक है, तो Z by E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक या सॉरी आयनिक रेडियाई। ठीक है, अच्छा अगर एक बात बताओ, अगर सिंपल वो एटॉमिक रेडियाई पूछते तो क्या करते? तो कुछ नहीं करना था, तो अपने को वही वाला कंसेप्ट लगाना था, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। ठीक है जी, यस मैम। चलो ओके। तो मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि केमिकल बॉन्डिंग में क्या करने वाला है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स ना इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। मैं इस वाले फॉर्मूले को ना मैं ऐड कर दूंगी लास्ट वाली स्लाइड में विद क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम वहां से देख लेना। अब आराम से बैठे रहो, बिल्कुल आराम से, चैप्टर थोड़ा बड़ा है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो ध्यान से देखना। ओके, तो इसमें देखो हमें मेन क्या चीजें पढ़नी है, ध्यान से सुनना। वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हमें आपको पता है डेप्थ में नहीं जा सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है कि हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में हो जाए, और यहाँ से 3 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, चाहे वो नीट हो चाहे जेईई हो, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कहीं कहीं भी चले जाओ, आपको बोलेंगे कि अगर आपको स्कोर अच्छा करना है 11th में, ये वाला चैप्टर तो भैया करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से इजी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो मैम अब ये बता दो करवाओगे क्या इसमें। देखो, एक तो हम यहाँ पे फजान्स रूल डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हम बात करेंगे डायपोल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में समझ गए ना, सारी बातें आ गई हैं तुम्हारी, वीबीटी, क्या बोलते हो उसको, वीएसपीआर थ्योरी, या वेस्पर मत बोलना, वीएसपीआर थ्योरी बोल दो, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, और हम करेंगे एमओटी। ये हमारे मेन होते हैं, इसमें 4 टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने होते हैं। इसको अच्छे से करना है बेटा, कि 4 इसमें से 4 में से कोई क्वेश्चन आए वो नहीं छोड़ के आना, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। क्लियर हो गया सभी को क्या पढ़ने वाले हैं? आगे चलूं अभी? तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इस डायग्राम से। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो तुमने देखी, या कोई भी बुक पढ़ी है तो तुमने देखा होगा ये डायग्राम वहां पे है। और मैं आपको एक चीज बता दूं मैम, लास्ट चैप्टर में एक्सेप्शन में से, अरे बेटा क्लास अभी तो स्टार्ट हुई और पूछ रहे हो कि क्लास कौन सी है, मतलब कितनी देर तक की है? 1.5 घंटे की है बेटा, 4:45 बजे छोड़ूंगी। चलो ओके, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि हम जो शुरुआत करने वाले हैं इस चैप्टर की, वो इस डायग्राम से करने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सुनो मैं क्या बता रही हूँ। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, किसके बीच में है? वो पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में है। ध्यान से सुनना, ग्राफ के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अच्छा तरुणा, ओके, तो मैं आपको बेटा 4:45 पे छोड़ दूंगी। ठीक है, मुझे बता देना, अभी तो करें हम स्टार्ट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है। कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता, सिर्फ फिगर रट के चले जाते हैं, तो ऐसा मत करना। ठीक है मैम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या बोल रहे हो? 2 एटम के बीच में, सपोज ये ए है, ये आपके बीच, ये आप इसका है बी, दोनों है, इनके बीच का डिस्टेंस को ही मैं क्या बोल रही हूँ? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल रही हूँ। ठीक है, 2 एटम को कंसिडर कर लो, या अपने आप को कंसिडर कर लो, 2 बंदों को कंसिडर कर लो, तुम्हारी इच्छा है ना। चलो अब आओ ध्यान से, ये समझने वाली क्या चीज है इस डायग्राम में। देखो, एक एटम यहाँ है, एक एटम बहुत दूर है, हम ये बोल देते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, पर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस तो नहीं दिखा सकती, तो थोड़ा सा दूर दिखा देती हूँ मैं। तुम एक बार बताओ, ये ए है ये बी है, इनके बीच कोई अट्रैक्शन रिपल्शन है? नो मैम। नहीं है, नहीं है। ठीक है, ओके, अब क्या हो रहा है, ये धीरे 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 पास आ रहा है। पास आने से क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगी। यस मैम। यस मैम। तो एक बात बताओ, जो ये मैंने लाइन बना रखी है, क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि इस वाले पॉइंट पे ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे ना, मैं तुम्हें फालतू की बातों में लगाना चाहती हूँ, काम की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें 2 दिन में खत्म करना है इसको। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि इस वाले केस में अट्रैक्शन वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्शन वाले फैक्टर से?
मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, दोस्ती हो रही है उनकी। ठीक है, चलो भाई, पास पास आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, मस्त बॉन्डिंग हो रही है। और जब बॉन्डिंग हो रही है तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड बनता है एनर्जी क्या होती है, जल्दी बोलो, रिलीज। इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ जो ये जिसकी एनर्जी सबसे कम है, इसको मैं बोल सकती हूँ ये बॉन्ड एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। यस मैम। इस पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन को, हाँ या ना, या मैं सिंपल बोल दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, तभी तो बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी। बोलो यस मैम। यानी कि इस पॉइंट पे दोनों में गहरी दोस्ती हो चुकी है। अब तुम्हें पता है गहरी दोस्ती क्या करती है, खराब, डेली बात करोगे तो लड़ाइयां होती हैं। तो क्या होगा, पास 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 बॉन्डिंग हो गई। अब क्या होगा, एनर्जी देखो एकदम से क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ होगा, रिपल्शन वाला फैक्टर, जल्दी बोलो, वाला फैक्टर डोमिनेंट कर गया। तो इस केस में क्या है, रिपल्शन और सॉरी, रिपल्शन वाला फैक्टर क्या है, डोमिनेंट कर गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अट्रैक्शन। यानी कि अब जो दो पास आ रहे थे, अब क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, दो चीजें होती हैं, एक होती है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से समझना, एक नंबर का मस्त चैप्टर है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है बॉन्ड एनर्जी। हम क्या पढ़ते हैं, याद करो, किसमें पढ़ते हैं हम जनरली, हम क्या बोलते हैं, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यही बोलते हैं ना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो वो एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हाट अबाउट बॉन्ड एनर्जी, याद करो, सनाया ने पूछा था एक बार मेरे से, पता नहीं रवनीत ने, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, सपोज मैं H2 की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो H2 की वो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इट्स फ्री एटम। ठीक है, और यही रीजन होता है कि अगर मैं बोलूं, यहाँ पे देखो ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है, कोज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन। क्यों क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि भैया जब दोनों कंबाइन करते हैं तो स्टेबल बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, और यही तो चाहिए, हर बंदे को स्टेबिलिटी चाहिए। तो ध्यान रखना, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, हाँ या ना, बोलो। यानी कि इस पॉइंट पे जो आपका मॉलिक्यूल है H2, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। और ध्यान रखना, जब बॉन्ड बनता है तो कैसा प्रोसेस होता है, अगर वो स्टेबल है तो, अगर वो स्टेबल है तो। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि बेटा ये बता दो आपके एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, तो आप लोग मुझे क्या बोलेंगे, वाई डू एटम्स कंबाइन, स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर मैं तुम्हारा क्योंकि मैं तुम्हारा चैप्टर की बात करूं, 4th चैप्टर है 11th क्लास में, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, टू अचीव स्टेबिलिटी, या अगर कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है तो वो भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इस डायग्राम में किसी को इत्तू से भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आपको बना के दे रखे हैं ए बी, और आपसे पूछ रखा है कि ये वाला जो ये है ग्राफ जो नीचे की तरफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बताना है इस केस में जो ए बी बना है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। क्लियर है सभी को, आगे चलूं मैं? यस मैम, क्लियर। मैम इसमें एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है? तरुणा, हाँ बोलो बेटा। मैम इसमें वाई एक्सिस तो एनर्जी डिनोट कर रहा है और एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके ठीक है जय किशोर, ओके बेटा। ओके। चलो अभी क्या करते हैं, मैम फजान्स रूल क्या कहता है, देखो फजान्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फजान्स रूल आपको आना चाहिए, सिंपल है। आप देखो पोस्टुलेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले जो लिखा हुआ है ना वो देखते हैं कि लिखा क्या हुआ है, फिर उसके बाद अपनी भाषा में समझते हैं उसको। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉलर केटायन बिगर एनायन, और यू कैन से हाई चार्ज ऑन केटायन और एनायन फॉर्म बेटर कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिकली फजान्स रूल किस काम आता है, ये बताने के लिए कि आपके कंपाउंड में कितना मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये हम किसके बेसिस पे बता सकते हैं, फजान्स रूल। तो जो इसने पोस्टुलेट्स दिए थे,
देखो पोस्टुलेट्स पे हम सवाल नहीं उठा सकते कि मैम ऐसा इसने क्यों लिखा है, इससे अपोजिट क्यों नहीं हो सकता। तो जो पोस्टुलेट दे दिया हमें उसको ही समझना पड़ेगा। तो अब जो ये वर्ड जो ये मैंने ए पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। देखो केटायन है छोटा, चार्ज ज्यादा है इसके ऊपर, चार्ज ज्यादा है, ये अनायन है, ठीक है। एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू जिस पे चार्ज कम है, हाँ या ना। यस मैम। तो एक काम करो, इस पे मानो इस पे चार्ज ज्यादा है तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास आएगा, आएगा आएगा तो ये क्या करेगा, अपनी शेप डिस्टोर्ट करेगा। ये देखो ये वाला दिख रहा होगा मेरा हैंड, अपनी शेप को डिस्टोर्ट करेगा जैसे इसके पास आएगा, अप्रोच करेगा, हाँ या ना। यस अप्रोच करेगा, फिर क्या होगा इनमें, देखो इस पे दिखाती हूँ मैं, इधर देखो, ये देखो ये केटायन है, ये एनायन है, ठीक है। ये इसके पास आएगा आएगा आएगा, अपनी शेप को डिस्टोर्ट करेगा। सपोज ऐसे बना दिया मैंने, तो जैसे ये शेप को डिस्टोर्ट करे तो बेसिकली इनके बीच में हो क्या रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है, ठीक है। एक दूसरे का करेक्टर मिक्स हो रहा है। और आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जल्दी बताओ। म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कि ये चीज जो इसने बोली है फजांस रूल ने, ये एग्री करते हो इस चीज से कि जितना स्मॉलर कैटायन होगा या जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे, और अनायन के केस में क्या है, जितना बड़ा अनायन होगा या जितना ज्यादा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना मैक्सिमम डिस्टोर्शन होगा। तो क्या होगा, मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होगी तो क्या होगी, उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा या कम, बोलो। मैम ज्यादा। ठीक है। आपने दो वर्ड पढ़े होंगे, पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, पढ़ा है तुमने। यस मैम। तो पोलराइजिंग पावर हम किसकी देखते हैं, कैटायन की देखते हैं, अनायन की देखते हैं, बताओ। पोलराइज करने की पावर किसकी है, कैटायन की। पोलराइज होने की किसकी है, अनायन की। और इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं अनायन की। आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा पोलराइजेशन या पोलराइजिबिलिटी। अगर फिर भी किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो आपको बुक से मिल जाएगी बहुत अच्छे से, वरना वैसे मत लिखना, कोई नहीं पूछता, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि पोलराइजिंग पावर किसकी, पोलराइजिबिलिटी किसकी, ठीक है। तो जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, बोलो, पोलराइजिबिलिटी। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, देखो इधर, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहाँ लिखूं, यहां लिख देती हूँ, पोलराइजिबिलिटी। देखो एक बार सारे, पोलराइजिंग पावर कैटायन की होती है। हाँ जी, यस। कृष्णा कहाँ थे बेटा, कृष्णा जोशी ना। यस मैम। कहाँ थे बेटा, पीरियोडिक में भी नहीं थे तुम। मैम उस क्लास में नहीं आ पाया मैं। अच्छा, तबीयत खराब है। अभी ठीक हो। यस मैम बिल्कुल ठीक है अभी। चलो पढ़ना शुरू करो। फॉर्म भर दिया जेई का। मैम भरूंगा, मैं आज भरूंगा शाम को। ठीक है। चलो म्यूट कर लो, तुम्हारी जैसी तुम अनम्यूट कर दो मेरी गूंजती आवाज है ना, वो भी सीखो। मैम वही पिछले वाली प्रॉब्लम। चलो इधर आओ। ओके मैम, पोस्टुलेट तो बता दिया, वो तो ठीक है। तो हमें पोस्टुलेट को तो देखो रट्टा ही मारना होता है, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने दो क्वेश्चन मतलब लिखे हुए हैं, NaF एंड KF। अब आपको मुझे ये बताना है कि दोनों में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, या यू कैन ऑल्सो से पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, NaF की या KF की बेटा, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट। हाँ गौरव बोलो। मैम NaF की ज्यादा होगी। तबियत ठीक है गौरव तुम्हारी। यस मैम। चलो बी एक्टिव, ठीक है। नहीं बेटा पोटेशियम की नहीं होगी, सोडियम की होगी ना, सोडियम का साइज छोटा होता है। की रब से फरियाद है ना। और हाँ मैंने आप लोगों को कहा था पीरियोडिक टेबल लर्न करने के लिए, कर ली सबने। यस मैम। बहुत बढ़िया। तो NaF की ज्यादा होगी। ओके नेक्स्ट आओ इस पे, NaF और MgF2 इसको कैसे करोगे, ये ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, वैसे तो आप कहोगे कि मैम किसका साइज छोटा है, Na का या मैग्नीशियम का, बताना थोड़ा मुझे। मैम Na का। Na का, अच्छा। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, मैग्नीशियम होना हाँ चाहिए। मैग्नीशियम छोटा है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज है, थोड़ा सा ध्यान से देखना,
यहाँ पे देखो Na+1, फ्लोरीन पे -1, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसा केस आए, चार्ज साइज दोनों, क्योंकि ये देखो चार्ज का भी डिफरेंस है, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे +1 है Na पे और यहाँ पे +2 है। ठीक है, Yes, और ma'am. साइज भी देख पा रहे हो आप, अब मैग्नीशियम का छोटा है, तो आप चार्ज और साइज में से किसको प्रायोरिटी देंगे? लिख लो यहाँ पे, चार्ज को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, सिंपल क्वेश्चन ही देता एग्जामिनर। ठीक है, चार्ज को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे साइज से, तो चार्ज किसका ज्यादा है? वैसे तो माना कि क्या बोलते हैं, साइज मैग्नीशियम का ही छोटा है, ठीक है, तो उसका ही होना चाहिए था, लेकिन आप चार्ज को देखेंगे, चार्ज किस पे ज्यादा है? मैग्नीशियम पे ज्यादा है, तो उसका ही कोवेलेंट कैरेक्टर बोल दो या पोलराइजिंग पावर उसकी ही ज्यादा होगी इन केस ऑफ MgF2 और NaF। Okay, ma'am. अभी Okay. तक कुछ ऐसा मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा। चलो, यहाँ पे देखो मैंने स्टार बना के बॉक्स में लिखा हुआ है एक लैटिस एनर्जी। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज लैटिस एनर्जी? कोई भी एक, मतलब हैंड रेज कर लो, हैंड रेज। ओके, हाँ जूबिया बताओ। मैम किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? देखो किसी ने लैटिस सुना हुआ है? लैटिस यस मैम, सुना हुआ है ना, NaCl का लैटिस है ना, क्लोराइड का लैटिस, ये तुमने सुना होगा, है ना, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है ऑर्डर्ड वे में अरेंज होते हैं। वैसे आप लैटिस जो होता है वो सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ते हो, मैं सॉलिड स्टेट भी करवाऊंगी, टेंशन मत लो, लेकिन तब जब आपकी इनऑर्गेनिक हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली लैटिस एनर्जी क्या होता है बेटा? जो लैटिस है, सपोज NaCl का लैटिस है, तो उसको ब्रेक करने के लिए, सपोज मैं 1 मोल की बात करूं, उसको ब्रेक करने के लिए उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ, सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आपकी लैटिस एनर्जी होती है, यानी कि आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी और हम कहाँ पढ़ेंगे? आपके पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो 11th में अगर आपने पी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ा तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते थे कि लैटिस एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, सोल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सोल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी। तो अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं जितना हमारे लिए जरूरी है। आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी लैटिस एनर्जी है बच्चा, चार्ज बाय साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, मतलब मुझे उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। और साइज के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दोनों में फंस जाओ तो किसको प्रायोरिटी दोगे? देखो इसको भी चार्ज। 2 स्लाइड्स हो गई हैं, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्योंकि अभी हम No, क्वेश्चन ma'am. करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस में देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है? कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर, या इसमें मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ पोलराइजिंग पावर। बस आपको अपना वो फर्स्ट पोस्टुलेट नहीं भूलना है। पोस्टुलेट तो क्या, मैंने सारे पोस्टुलेट को ही मर्ज करके एक पोस्टुलेट बना दिया। एक्चुअल में 2-3 पोस्टुलेट होते हैं फजांत रूल पे, मैंने सबको मर्ज करके एक बना दिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? 56 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, बताइए। तब तक मैं बच्चे देख लूं कौन कौन से आए हैं। ओके, मैम आपने पोलराइजिंग वाटर लिख दिया। ओ सॉरी पोलराइजिंग पावर। यस मैम। ठीक है, अभी हैंड रेज करो। काफी स्टूडेंट्स हैं, काफी तो नहीं है, कम ही है, इतने नहीं होने चाहिए क्या? इतने बच्चे हैं क्या सुमेश सर और मेरे स्टूडेंट्स को मिला के? अच्छा, सोम राय ने हैंड रेज किया, बाकी? अरे कंसेप्ट बता दिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। अर्शिता एंड सोम राय रेज्ड देयर हैंड्स। ओके, प्रणव तुम्हें नहीं आता, गौरव तुम्हें भी नहीं आता, अंकुश? अच्छा, काफी बच्चों ने हैंड रेज किया, शाबाश, वेरी गुड। चलो प्रणव बता बेटा। मैम इसमें सबसे छोटा साइज तो होगा BA का। BA या BE? मैम बेटा मांगे कार्ड सेंटर पापा जी। का होगा। हाँ जी बेटा। मैम सबसे छोटा साइज तो होगा बेरिलियम का। हाँ, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, मैम उसके बाद SR होगा और लास्ट में होगा ये बेरियम। स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो यही ऑर्डर होगा, वही Yes. भूलना मत। ठीक है, Yes, साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि सब में देखो +2 चार्ज है, तो आप चार्ज के बेसिस पे तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, अब आप साइज के बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे इसको। ठीक है, चल उसके बाद देखो यहाँ पे NaCl, MgCl2, AlCl3,
इसमें क्या सीन है देखो एक बार, किस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, चार्ज या साइज? पहले तो चार्ज वेरी हो गुड, जाएगा। शाबाश। मैम ठीक है कृष्णा, यस मैम, बिल्कुल सुन ही रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। 13, 14, 15 बच्चे हैंड रेज करें, शाबाश, पढ़ रहे हो यार तुम लोग। तुम 15 बच्चे भी रिजल्ट निकाल के आ जाओगे, नाम रोशन कर दोगे तुम तो हम लोगों का। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आओ। देखो LIF, LICL, LIBR, LII, अब इसको किस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे? देखो एक बार, मैम साइज जितना बड़ा आयन का साइज उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, मतलब उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बोलोगे यहाँ पे, आयन के साइज पे बोलोगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना बड़ा होगा उतना भैया डिस्टोर्शन भी उतनी ज्यादा होगी उसकी, तो पोलराइजिंग पावर भी उतना ज्यादा होगा क्योंकि मिक्सिंग अच्छी होगी, ठीक है? ओके, आगे आइए, CuCl और NaCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। CuCl और NaCl को सुना है क्या? ये वाला क्वेश्चन आपने कभी 11th में पढ़ा होगा? यस मैम। क्या कंसेप्ट आता है यहाँ पे? सूडो, मैम NaCl जो है गैस होती है ना कॉपर का। हाँ जी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि NaCl क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। पहली बात तो ये आयनिक बॉन्ड बनता है ना, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है? जबकि CuCl कैसे बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताने की जरूरत है क्या? क्या होती है Cu+ की? 3D10 यस इसको भी लिख लोगे। सोडियम की 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है? तो किसका ज्यादा होगा? CuCl का। वैसे क्वेश्चन ना, माना कि फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन ना जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कराया उसमें से ही आ जाता है, अगर फजांस रूल पे क्वेश्चन आया तो, क्योंकि कम आता है क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपके? हाइब्रिडाइजेशन से, MOT से, डायपोल मूवमेंट से, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आगे चलूं? मैम मेरे को सबसे फर्स्ट वाले का रीजन बताना मैम पहले तो ये बोलो, सबसे फर्स्ट वाले का किसने पूछा था? मैंने सोम। ये वाला BCl2 वाला बेटा? हाँ ओके, इधर देखो बेटा, मांगे कार सेंट्रो बापराजी, है ना? डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? मैम अल्काली अर्थ मेटल का आ गया। इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और कैटायन का साइज क्या हाँ। होना चाहिए? छोटा या बड़ा? छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, तो बेरिलियम का छोटा है, इस वजह से उसका ज्यादा आया। अच्छा, और ठीक कोई है। पूछ रहा था कुछ? हाँ मैम, मैं पूछ रहा था मैम, वो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें वैलेंस शेल के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं वैलेंस शेल कैसे बेटा? मैम? जैसे कि Na के वैलेंस शेल में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और Cu के 18 इलेक्ट्रॉन्स हाँ होते हाँ हैं। हाँ, वही यही तो मतलब है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। अगर थ्योरी में लिखने आता तो यही लिखते गौरव, जो तुम बोल रहे हो बेटा, ठीक है? कि ओके मैम। उसमें 8 होते हैं और उसमें 18 होते हैं, ठीक है? क्योंकि उसका आर्गन होता है ना, आगे फिल हो जाता है, यस मैम। ठीक है? हाँ, स्तुति तुम क्या बोल रही थी, साइज किसका बड़ा होना चाहिए? नो मैम, वो किसी ने क्वेश्चन पूछा ना। अच्छा मैम, साइज स्मॉल होगा, नहीं, मैं आपको बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और आपका एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है? लिख लो ये, कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है? और चार्ज की बात करूं तो दोनों पे ज्यादा होना चाहिए, कैटायन पे भी और एनायन पे भी, ठीक है गुंजन? मैम हाँ बेटा, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दोबारा बता दो। ये देखो, इसकी ना कॉन्फ़िगरेशन लिखो एक बार तुम। कॉपर की या तो सोडियम की? कॉपर की क्या होती है? 29 होता है ना, तो एक बार लिखना है इसको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, यही होता है क्या? यस मैम। यस मैम। तो अगर, क्योंकि यहाँ पे कॉपर +1 में, तो कॉपर +1 में क्या होगा, ये 4s1 में हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है? तो अभी देखो ना क्या होगा, इनर्ट, सूडो इनर्ट गैस क्या हो गया? ये आपका इनर्ट गैस है, आर्गन, यस Yes, मैम। ये भी फुल्ली फिल्ड है, इसको ही बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन,
जो लग रहा है कि इनर्ट गैस है पर इनर्ट गैस है नहीं। नहीं, आर्गन की वजह से बोला ना बेटा। हाँ हाँ, सूडो इनर्ट गैस का यही मतलब है, क्योंकि आर्गन है इसमें, इसलिए इसको नाम दे दिया सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा? ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके बेटा, आगे चलिए। डायपोल मूवमेंट करने के लिए रेडी हो? बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है। जो मैंने ये स्लाइड पे लिखा हुआ है ना पेपर में, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए है कि डायपोल मूवमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, तुम लोग भी देख लो। डायपोल मूवमेंट बेसिकली है क्या? पोलैरिटी को मेजर करता है, ये पता है ना तुम लोगों को? यही मतलब है ना इसका। ये देखो क्या लिखा है, आयनिक नेचर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपको कोवेलेंट कंपाउंड में कितनी पोलैरिटी है वो आपका डायपोल मोमेंट है। या मैं अगर सिंपल बोलूं कि आयनिक नेचर कितना इन कोवेलेंट कंपाउंड में, क्योंकि आपको पता है 100% ना तो कोई कोवेलेंट होता है, 100% ना ही कोई आयनिक होता है। ठीक है, ये सब नोट करने की जरूरत है। मैंने कर रखा है तो तुम्हें भी करना चाहिए, अदरवाइज ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगी बेटा, वहां से देख लेना अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो। ठीक है? ठीक है, मैं अभी सुन रहे क्लास में, सिर्फ अभी नोट्स भेज रहे हो। हाँ हाँ मैं भेज दूंगी। और हाँ, आप एक काम किया करो, जो जेई के बच्चे हैं वो एक काम करा करो, सुमेश सर से आपको ऐसे पर्सनली एक एक को मैसेज करने की नीड नहीं है। आप लोग ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे लिखा होगा कोहोर्ट 1 में खुशबू मैम, यस सर एंड शिवानी मैम, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको फोटोन 12R का दिखेगा एक लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जितना मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में करवाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ओके, चलो अभी काम की बात करते हैं। नोट्स सेव रहते हैं, हाँ बेटा वंश, ये वाले सारे नोट्स वहाँ पे सेव रहते हैं। आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्या मैं कह रहा हूँ ये वाले सारे नोट्स वहाँ पे सेव रहते हैं क्लास वाइज। नोट्स बोल रहे हो? यस मैम, हाँ सेव होते हैं। सेम होते हैं भाई, सेम। ठीक है, देखो अभी फोटोन 12R वालों का तो सेम होगा, फोटोन 6R को मैं तो भाई हर बैच में ही सेम कराती हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि 6 घंटे वालों में आगे पीछे चल रहा हूँ, बट अभी तो फिलहाल 6 घंटे में भी सेम चल रहा है मेरा, तो सब कुछ सेम है, देख लेना वहां पे। चलो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, ये तुमको पता है। म्यूजिकल टू क्या होता है? क्यू इंटू डी। क्यू क्या होता है, जल्दी बोलो। चार्ज ऑन ईदर साइड। चार्ज किसके बीच? मैम डाइपोल दोनों चार्ज के बीच में। ठीक है, अगर मान लो मैं कोई भी मान लो HCl ले लूं, ठीक है, सपोज कोई भी 2 एटम ले लो, HCl ले लो, ठीक है, तो वहां पे आप डायपोल मूवमेंट क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? डी बाय। यस मैम। ये आपका फिजिक्स में भी है क्या ये वाला टॉपिक? यस मैम। हम आगे यस मैम, फर्स्ट चैप्टर ही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हम बहुत परेशान हो गए हम। अच्छा, आई थिंक इसमें तो वैसा नहीं है फिजिक्स, आई थिंक इसमें फिजिक्स जैसा कुछ नहीं पढ़ना तुम लोगों को। आगे आओ बेटा। डायपोल मोमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। पता है तुम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो मेन क्या चीज पढ़नी है बेटा आपको? यहाँ पे देखो, जो ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको तो सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है। डायपोल मतलब समझ रहे हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो डायपोल मूवमेंट जो आप दिखाओगे उसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके बाद है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमने पढ़ा था फिजिक्स में। केमिस्ट्री। अब मैं क्या करूं? नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव नो कैसे मैम, सही है, डायरेक्शन सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव ही होता है मैम। फिजिक्स में हमने और पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैम, हमेशा अवे negative फ्रॉम पॉजिटिव साइड होता है। यही होता इलेक्ट्रिक है ना। फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन आप कर पॉजिटिव लो, से नेगेटिव होता है। मैं बोल लूं, तो मैं बोल लूं, आप पढ़ा लो अगर पढ़ाना है तो, या तो मुझे पढ़ाने दो, है ना। इतना सारे बोलोगे तो मेरे को भी कुछ सुनाई नहीं देगा, या तो एक एक करो बोलो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो थर्मोडायनेमिक्स भी उल्टा है। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में कुछ और पढ़ रहे हो, फिजिक्स में कुछ और पढ़ोगे, क्या करोगे? आर्ग्यूमेंट करोगे क्या? मैम उसमें ये था उसमें ये था, तो दोनों में अलग अलग है, पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है? डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये जो एरो आपको टेल दिखाई दे रहा है किसकी तरफ जाता है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और ये किसकी तरफ दिखाई देगी टेल? जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है।
करना पड़ेगा भाई, अब केमिस्ट्री में ये है तो आपको यही समझना पड़ेगा। बस एक चीज तुम लोगों को आ जाए, पता चल जाए ये वाली चीज उसमें ये है, भाई फंसा देंगे क्लास में मैम को। चलो, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट इज कैलकुलेटेड एज द सम वेक्टर ऑफ ऑल डायपोल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, फिर क्यों बोल रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव? फिजिक्स नहीं आती क्या? मैम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है डाइपोल। क्या कह रहे हो जय किशोर? मैम डाइपोल की नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, चलो ओके। सुप्रिया देखो ये कह रहे हैं बेटा ये लोग तो, ठीक है, तुम्हारी मैम को फिजिक्स आती नहीं, तुम्हारी मैम को केमिस्ट्री आती है बस। चलो कृष्णा बेटा म्यूट कर ले, वॉइस इको हो रही है। मैं तो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिजिक्स छोड़ते हैं। हाँ अभी फिजिक्स छोड़ दो ना। डायपोल मूवमेंट इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको मतलब आगे स्लाइड्स में बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ सुबिया क्या हुआ? मैम 1 मिनट पीछे कर लो। अरे बेटा मैं नोट शेयर कर दूंगी, लिखोगे तो पीछे ही रह जाओगे, है ना? मैम कर लो आगे। हाँ मैम हो गया, एक वर्ड रहता था। भाई तुम लोगों की आज आवाज भी नहीं सुनाई दे रही मुझे। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रिक टू फाइंड आउट विच मॉलिक्यूल इज पोलर एंड नॉट पोलर। देखो अब ध्यान से सुनना, डायपोल मूवमेंट क्या करता है, पोलैरिटी को मेजर करता है। मेन क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, मेन क्वेश्चन ये आता है, आपको 4-5 मॉलिक्यूल दे रखे होंगे, जेई में भी बता रही हूँ। हाँ जय किशोर बेटा, मैं जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी ना तब बताऊंगी आपको, क्योंकि वो लैंग्वेज जो लिखी हुई है वो सिर्फ पढ़ा देने से नहीं समझ में आएगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का। देखो क्वेश्चन क्या आता है ना, आपको 4-5 मॉलिक्यूल दे रखे होंगे, आपको बताना है कि पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी ताकि आप इसमें क्वेश्चन गलत ना करके आओ। तो फर्स्ट जो चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। देखो, फॉर ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनना, फॉर ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d एंड sp3d2, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड साइड एटम शुड बी सेम एंड नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, तब तो आप बोलोगे कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, नॉन पोलर है। और नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, डायपोल मोमेंट उसका क्या हुआ, जल्दी बताओ। 0 तो ये वाली लाइन को ना समझो कि मैं क्या बोल रही हूँ, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन इन पांचों में से कुछ भी हुई, साइड एटम सेम हुआ और कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हुआ सेंट्रल एटम में, आंख बंद करके उसको लिख देना म्यू इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखे, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखना एक बार। BF2 लीनियर होता है, अभी मैं उस पे नहीं आ रही, लीनियर वीनियर अभी मैं उस पे नहीं आ रही। BF2 मैम साइड एटम ये वाला है ना जो बीच को घेर के रखेंगे। हाँ ये central सेंट्रल atom एटम है, है, बेरिलियम जय किशोर, और फ्लोरीन उसका साइड एटम है। ओके ध्यान रखना, सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए साइड एटम से, वैसे आप कर लोगे लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। BF3 CH4 PCl5 SF6 CCl4 CO2 एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। एक और केस है बच्चे, जिस केस में जो आपका म्यू होता है 0 होता है, वो आपको ध्यान रखना है। देखो एक बार इधर, अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 2 हैं, सुनो ध्यान से, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3, तब भी 0 होगा। बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 2 है, तब भी क्या होगा, आपका 0 होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, XgF2 एंड XgF4, XgF2 एंड XgF4, इसको मैं समझा भी सकती हूँ कैसे होगा, तो एक बार आप ये पढ़ लो इसको, या नोट डाउन करो तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको इसमें से 2-3 एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि मैं कैसे बोल रही हूँ कि डायपोल मोमेंट इस केस में 0 होगा। ठीक है, लिखो इसको एक बार, लिखो फिर आगे चलती हूँ मैं। हो गया मैम। हो गया, यस मैम। चलो डन, चलो आगे आते हैं। हाँ ओके, चलो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं मैं कैसे बोल रही हूँ। तो इसमें मैं एग्जांपल ले लेती हूँ एक आपका BF2 का, क्या होती है इसकी ज्योमेट्री, लीनियर होती है। हाइब्रिडाइजेशन अभी कराऊंगी, एक फॉर्मूला ही करना है उसमें, तो और कुछ नहीं है। तो आपको पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन मैंने कैसे बताई है, ऐसे ही बताई है,
ठीक है। तो जो आपका एरो आएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, हेड बोलते हो, तो वो किसकी तरफ आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आएगा, और जो आपकी टेल होगी वो किसकी तरफ रहेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की साइड रहेगी। ऐसे ही मैं अगर यहाँ दिखाऊं तो ओवरऑल क्या है, इसका रिजल्टेंट ये रहा, इसका ये रहा, तो ओवरऑल बेसिकली क्या करें, एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या बोल दूं, नॉन पोलर। यस मैम। ऐसे ही सेम CO2 ले लो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें भी क्या होगा, कैंसिल आउट कर देंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एक और ले लेती हूँ, PCl5। PCl5 की होती है ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। तो इसको कैसे दिखाते हैं, एक बार ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है फोस्फोरस से, हाँ या ना। यस मैम। जय किशोर, वो लास्ट वाला पॉइंट तुम कह रहे थे ना, वो इसमें समझना, पॉलीएटॉमिक के केस में। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसका क्या है, Yes. इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो ओवरऑल रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ, देखो एक बार, और इसका यहाँ पे, तो एक यहाँ ओवरऑल कैंसिल होके क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन, ये जो मैं समझा रही हूँ आपको, ये किसके लिए ले रही हूँ मैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ जिसमें साइड एटम सेम है और सेंट्रल मेटल एटम पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। मैम एक और समझा दो, देखो अभी मैंने आपको 2 और केस बताए थे, जिसमें ये वाला 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, एक 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला एग्जाम्पल देख लो। XeF2 की शेप क्या होती है, लीनियर होती है, देखो ऐसा होता है ना, यस मैम। यस मैम। क्या होता है, ध्यान रखना जब मैं बात करती हूँ लोन पेयर की, तो लोन पेयर के केस में जो डायरेक्शन हो जाती है, ये जो आपका क्या बोलते हैं हेड है, वो आपके लोन पेयर की साइड आता है, ये चीज ध्यान रखना है इस चीज में। ठीक है, जब भी मैं लोन पेयर, अभी मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगी, जब भी लोन पेयर की मैं बात करूं तो डायरेक्शन लोन पेयर की साइड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी देखो कैंसिल आउट कर रहे हैं सारे। यस मैम। अगर मैं बात करूं XeF4 की, स्क्वायर प्लेनर होती है इसकी शेप, लेकिन ज्योमेट्री देखूंगी तो ऑक्टाहेड्रल होती है, वो मैं भी बताऊंगी कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें भी सेम है, मैम देखना एक बार, एक मिनट, कृष्णा, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ कृष्णा अब तुम बोलो, एक बार दोबारा बता दो, ये इस तरह वाला XeF4 वाला। बताती हूँ। हाँ अनामिका आप भी आई थिंक यही पूछ रहे हो, बता दू, इरेज कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, देखो XeF4 क्या होता है, स्क्वायर प्लानर होता है, अभी नहीं पता तो आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, और पता होना भी चाहिए, सारी शेप सारी ज्योमेट्री सब कुछ। स्क्वायर प्लानर में क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास, फ्लोरीन ज़ीनोन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखो डायरेक्शन यही होगी। कृष्णा ओवरऑल रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, यहाँ, ऐसे इसका देखो ओवरऑल कहाँ जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट, यस म्यू मैम, क्या हो जाएगा, जीरो। अब पेपर में बनाने तो नहीं बैठोगे तुम लोग, तो इसलिए ये 2 पॉइंट तुम लोगों के लिए है, ये कब और याद मैम- रखना, जब पेपर में आएगा। हाँ, मैम वो 3 लोन पेयर वाला बनाया था आपने एक साइड में। अब वो XeF2 वाला, मैम यस मैम, मैम इसमें कहाँ कैंसिल हो रहा है बता दो। ये देखो FF तो कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा। सर ये आ गया। देखो लोन पेयर में क्या होता है ना कृष्णा, जब हम लोन पेयर की बात करते हैं, किसी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाते हैं, तो लोन पेयर में क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है उसकी साइड ही होती है। तो अब देखो इस लोन पेयर की फिर इसी के साइड होगी, और इसकी भी इसके साइड होगी, और इसकी भी इसके साइड होगी, तो ओवरऑल कहाँ आएगा इसका रिजल्टेंट, यहाँ, तो इसका यहाँ दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, कैंसिल आउट, तो म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब पेपर में नहीं बनाने बैठोगे इतना, तो उसके लिए आप लोगों के पास 2 पॉइंट है, जिसको ध्यान रखना है, जब तक जेई और नीट क्वालिफाई, मतलब सॉरी अच्छा रैंक ना ले आओ। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, कोई ऐसा भी स्टूडेंट है क्या जो केमिस्ट्री में आगे जाना चाहता है? जय किशोर, मैम मैथ्स होती तो चले जाते। हाँ जेई वालों के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। अच्छा 2-3 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, निकिता, गौरव एंड जय किशोर। अच्छा यार बहुत बढ़िया बात है, तरुणा भी कह रही है। मैम ठीक है, कुछ नहीं पता, कोई कहीं भी पहुंच सकता है। मैं वो नहीं बोल रही कोई कहीं भी पहुंच सकता है, जस्ट एक क्यूरियोसिटी है ये जानने की, क्योंकि
एज ए केमिस्ट्री टीचर मैं थोड़ा सोचती हूँ कि केमिस्ट्री में कौन जाना चाहता है। अरे हमारे टीचर भी हमसे पूछते थे, तो मैं भी वही कर रही हूँ कि एक बार पूछ तो लो कि कौन, बाकी कौन कहाँ जाएगा वो तो देखो बात की बात है। ठीक है, यस मैम। चलो आगे आओ। कंपेयर द डाइपोल मोमेंट। बाकी मैंने तो जब मैं 11th में थी, मैंने तब से ही सोच लिया था कि भैया मैंने जाना है तो केमिस्ट्री में ही जाना है, जेई नीट मैंने नहीं करना था, तो इसलिए मैंने पूछा कि तुम लोगों ने क्या सोचा होगा। चलो आगे आओ। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना है, एक बार तुम ट्राई करोगे क्या सारे, फिर मैं करवाती हूँ। चलो करो, अपनी नोटबुक ओपन करो। एक बार रिपीट कर दो, आपने क्या बोला? तरुणा, मैं बोल रही हूँ कि डाइपोल मोमेंट वाला जो ये क्वेश्चन है 4, वो एक बार तुम ट्राई करो, फिर मैं करवाती हूँ। ठीक है, अपनी नोटबुक ओपन करो सारे 55 स्टूडेंट्स, फिर करवाती हूँ मैं। NH3 NF3 वाला करो पहले, फिर सेकंड वाला करो। ये वाला तो आई थिंक आप लोगों ने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में पढ़ा होगा, सेकंड वाला। आपको सिर्फ ये बताना है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ओके करो, और भी क्वेश्चंस हैं, पहले वो कर लो, फिर बाकी बाद में कराऊंगी। गुंजन बेटा हैंड रेज कर लो ना। हाँ, और तुम्हें पता है मैम जब पूछती है कोई क्वेश्चन तो एक्सप्लेनेशन भी मांगती है, तो अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ रेडी रहना। रेडी है मैम। चलो रेडी हो, चलो भाई। ओके, अंकुश, नैन्सी, गुंजन, गौरव, कृष्णा, बाकी कहाँ गए? ओके, मुझे बताएंगे। मुझे कौन बताएगा, किससे पूछूं मैं? गुंजन बता दो। हाँ, गुंजन ने आंसर दिया था ना। चलो हाँ गुंजन बताओ। माइक माइक नहीं कर पाओगे क्या अनम्यूट? अच्छा, नैन्सी तुम बताओ। मैम NF3 की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी क्योंकि जो NF3 में F है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से। एक बात बोलूं, वेरी गुड। वेरी गुड Yes, इसलिए ma'am. नहीं कि आंसर ठीक है, आंसर तो गलत है नैन्सी, बट तुमने जो मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग किया, उसके लिए वेरी गुड कि क्लास में सुन रहे हो ध्यान से। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, NF3 का ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे? मैम बताओ। बोला है। तुमने किसका, NF3 का ज्यादा बोला है ना? यस मैम। NF का ना, मैं बोल रही हूँ NH3 का ज्यादा है। यस मैम, NH3 का ही ज्यादा होगा। देखो कैसे होगा, मैं यस मैम। सुनो सुनो सुनो, कोई बात रिजल्टेंट की नहीं। डायरेक्शन। देखो पहले हम NF3 की बात कर लेते हैं, NH3 को थोड़ी बाद में देखते हैं। देखो आप ना सिंपल यहाँ पे ना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मत लगाओ फैक्टर, फंसोगे। इसलिए मैंने यहाँ पे सारे वो एग्जाम्पल लिखे होंगे जहाँ पे तुम फंस सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले हम फ्लोरीन की बात कर लेते हैं बेटा। तो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी तरफ आएगी डाइपोल मूवमेंट, देखना एक बार। यस मैम। और लोन पेयर की उसकी साइड जाती है। तो अगर मैं तीनों का रिजल्टेंट देखूं तो नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट करेगा, लेकिन इसको 0 मत लिखना क्योंकि पोलैरिटी डिफरेंस है, तो कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसकी वैल्यू ना 0 पॉइंट समथिंग होती है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, तुम्हें भी याद नहीं रखना, लेकिन इसका कम होता है। मैम NH3 में क्या होता है वो भी बता दो। देखो NH3 में ना क्या होता है, आपको पता है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, उसकी तरफ जाएगा। देखो एक बार। Yes, ma'am. और लोन पेयर में भी क्या है, उसकी तरफ जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्टेंट इसका कहाँ लाई कर रहा है, ऊपर, यानी कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि NH3 का ज्यादा होगा NF3 से। ठीक है, समझे? नैन्सी Yes, समझ ma'am. गए? ठीक है, मनस्वी भी आई हुई है। चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में यहाँ पे क्या बोलोगे? नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, हमने कहाँ किया था इसको, कृष्णा बताएगा। हाँ बताओ बेटा कृष्णा। मैम मैं बता नहीं रहा, पूछ रहा था एक सवाल पीछे वाले में। अच्छा अच्छा, मैं बताऊं? हाँ बताओ गौरव। मैम हेलो एल्केन और हेलो एरीन में किया था ये। हाँ बता दो। मैम इसमें CH3Cl की ज्यादा होगी। हाँ देखो,
अगर आप इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर लगाओगे तो आप बोलोगे मैम CH3F वाला ज्यादा होगा बिकॉज फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पोलैरिटी उसमें ज्यादा होगी, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। लेकिन इस केस में बेटा जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है वो डोमिनेंट कर देता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, देखो इधर कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन क्लोरीन से, तो बॉन्ड क्या छोटा है तभी स्ट्रॉन्ग है। तो साइज छोटा होने की वजह से क्या मैं बोल सकती हूँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ कम है या डिस्टेंस कम है। तो अगर डिस्टेंस कम हो गया तो डायपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहाँ पे कौन से वाला फैक्टर लगाओगे, डिस्टेंस वाला फैक्टर लगाओगे और CH3Cl वाला ज्यादा हो जाएगा। अभी आपके पास ना ये नहीं बोल सकते हो कि मैम ये याद करना पड़ेगा, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये अलग से लिख दिया है, ठीक है, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें पता रहे कि क्लास में क्या किया था, ठीक है। इसके बाद आओ थर्ड वाले क्वेश्चन को कौन बताएगा, CH3Cl, CH2Cl2, HCl3, CCl4। ओके, जय किशोर ने हैंड रेज किया है, हाँ बताओ बेटा। मैम ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर सबसे ऐसे पहले CCl4, सबसे ज्यादा CCl4 का। यस मैम। डायपोल मोमेंट, हाँ डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है तरुणा। अच्छा CCl4 का सबसे ज्यादा होगा, मैम सबसे कम होगा, 0 होगा। क्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। हाँ मैम नहीं ऐसे नहीं लगेगा। बेटा, मैंने क्या बोली थी लाइन कि अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, साइड एटम सेम है, कैंसिल हो जाएगी। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो। CCl4 का तो भैया म्यू इज इक्वल टू 0 होता है, मैम ये तो अभी एग्जाम्पल Yes, ma'am. लिखा हुआ था। ठीक है। नहीं समीर आपने बेटा उल्टा बोला है, तो पीछे से शुरू करते जाओ, सबसे ज्यादा किसका होगा, CHCl3 का, फिर उसका, फिर उसका, फिर उसका, समझे सारे के सारे। तो ये वाले को तो भूलना ही नहीं है भाई, जब भी दिख जाए ना कि सेंट्रल एटम और साइड एटम सेम और कोई भी लोन पेयर नहीं है, आंख बंद करके 0 लिखो उसका, समझे सारे के सारे। तो ये वाले 2 पॉइंट भूलना नहीं है किसी भी हाल में। चलो मैम ये बताओ CD3F और CH3F में, इसमें हाँ आप वो कर सकते हो, पोलैरिटी डिफरेंस के बेसिस पे आप बता सकते हो, क्योंकि D का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, यस मैम। ठीक है। तो फ्लोरीन और इसमें क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ज्यादा पोलैरिटी होगी, तो इस केस में हाँ आप वो वाला लगा सकते हो। और आप बोल सकते हो कि मैम CD3F का ज्यादा होगा CH3F से। अभी तो हो सकता है तुम्हें समझ में आ गया हो, बट आप जब 2 दिन बाद देखेंगे ना तो हो सकता है इसको भूल जाए। तो यहाँ पे इसका रीजन लिख लो कि D हैज हाई प्लस आई इफेक्ट देन फ्लोरीन, लिख लो इसको, या लिख लो मैम? D हैज 4 प्लस, हाँ बोलो बेटा। मैम ये CD3 क्या है ये? ड्यूटीरियम है बेटा, ड्यूटीरियम, ओके मैम। और H आपका वो है प्रोशियम, ठीक है, देन हाइड्रोजन। हाँ कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक बार मैं देख लेती हूँ। मैम सेकंड में कैसे किया था आपने, सेकंड में बेटा यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है C और F के बीच में बॉन्ड लेंथ कम है, डिस्टेंस कम है, तो डायपोल मोमेंट कम है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के बेसिस पे किया था। अभी हुआ पूजा, प्रिया? यस मैम। ठीक है, चलो फिर बहुत बढ़िया है। चलो हाँ अंकुश बोलो। हाँ मैम। नो मैम, क्लियर। सोमराय आती हूँ, वंश तुम पे आती हूँ। सोमराय कुछ कह रहे थे क्या बेटा? नो मैम, हाँ बोलो बेटा। कुछ कुछ नहीं नहीं? कहता, वो हाथ खड़ा किया था आंसर करने के लिए। अच्छा ओके, वंश आप बोलो क्या कह रहे थे? मैम स्ट्रक्चर बना के अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर करके डायपोल मोमेंट के लिए बनाऊंगा तो हर बार क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर से बोलो, तुम उसमें लिखोगे क्या चैट बॉक्स में? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, स्ट्रक्चर बना के क्या करोगे? तो ये जो 4 एग्जाम्पल लिखे हैं ना, जब तक वंश लिख रहा है चैट बॉक्स में, तुम लोग ये वाला करो। 5th 6th 7th, या एक काम करती हूँ मैं ही कराती हूँ, इंपॉर्टेंट है, मैं ही कराती हूँ इसको। अरे क्या हो गया समीर, अनम्यूट करके पूछ बेटा। CC, अरे देखो बाकी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, डाउट है क्या इसमें? नो मैम। सिंपल है, पहले CH3Cl को देखो, समझ में आ जाएगा, डायपोल मोमेंट दिखा। मैम स्ट्रक्चर से करेंगे तो क्या, एक बार आ रही हूँ बेटा तुम्हारे क्वेश्चन पे।
स्ट्रक्चर से करेंगे तो क्या हर बार क्वेश्चन सही हो जाएगा क्या? अगर तुम सिमेट्रिकल वाले में स्ट्रक्चर बना के पता लगाओगे तो हर बार सही होगा, बट अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो तुम्हें फिर अलग अलग फैक्टर लगाने पड़ेंगे। जैसे NH3 NF3 में तो तुमने स्ट्रक्चर बना के डायपोल मोमेंट की दिखा दी, बट इसमें करोगे तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर वो जो दो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं उसमें स्ट्रक्चर बना के करोगे तो 200% सही आएगा क्वेश्चन। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। पता चले अपने मर्जी वाला स्ट्रक्चर बना रहे हो, जो हम हाइब्रिडाइजेशन में सीखते हैं ना, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए एग्जैक्ट एक मॉलिक्यूल का, वैसे वाला बनाना। ना 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 पूजा, NH3 और NF3 में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से करोगे, अदरवाइज फंसोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा तो फंसोगे। ठीक है पूजा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाओगे तो NF3 का ज्यादा होना चाहिए डायपोल मोमेंट, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, NH3 का ज्यादा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये तो आई थिंक 11th में भी आया होगा तुम्हारा क्वेश्चन। मैम यस मैम, था 11th। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? मैम ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे यही तो किया हमने 4th वाले में, क्योंकि D का प्लस आई ज्यादा है ना, तो F इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों में, पोलैरिटी होगी फिर डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर लग रहे हैं इन सारे एग्जाम्पल पे, तभी मैंने इनको एक साथ लिख दिया। अब जैसे तुम्हें ये वाला देखो, यहाँ पे ना ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, तो हम एक काम क्या करते हैं, पहले ना 6th और 7th वाला कर लेते हैं, फिर मैं 5th वाले पे आती हूँ। तो देखो, इसको ना मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रही हूँ। जैसे तुम्हें पढ़ने की आदत है ना, SH पता है ना कौन सा ग्रुप होता है, थायोल ग्रुप होता है, पता है? एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे होता है, ध्यान से देख लो सारे के सारे, अभी मैं बताती भी हूँ ऐसा क्यों होता है। इसका ऐसे होता है। अर्शिता, ये तुमने क्वेश्चन पूछा था। यस मैम। आज अर्शिता चुप क्यों है? देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CN को देखना एक बार, आपको दिखा रही हूं कि आप एक्सप्लेन कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब मेरी बात ना ध्यान से देखो, करना वही है, डायपोल मोमेंट ही कंपेयर करना है। थोड़ा यहाँ पे देखो, इसको कैसे दिखाऊंगी मैं, कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। अब एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो ये तो क्या कर देगा? नाइट्रोजन। कैंसिल हो जाए। कैंसिल आउट। अब अगर आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं पता होता कि मैम जो ये मैंने बेंजीन 1,4 थायोल बनाया है आपका, अगर उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं पता होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि आपको लगता दोनों ही 0 हैं। लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखना बेटा, SH हो जाए चाहे OH हो जाए, इनका स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास होते हैं लोन पेयर में रिपल्शन होने की वजह से OH सीधे नहीं होते, ऐसे ट्विस्ट होते हैं, थोड़ा टिल्टेड होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ये जेई का क्वेश्चन है, नीट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। फिर बोल रही हूँ मैं आपको, नीट में हालांकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बट आने के चांसेस हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट तुम सबको पता है टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में, तो एग्जामिनर दे सकता है यहाँ से भी। तो मैम एक बार बताओ, जब इनका डायपोल मोमेंट, जब इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा ट्विस्टेड है, तो क्या इनका डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है? बताओ मुझे। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। एक ऐसे होगा, ये वैसे मैंने थोड़ा सा गलत बनाया, एक्चुअल में ये ऐसे होता है, देखो थोड़ा ऐसे ऐसे। नो मैम। नहीं हो सकता, ना ही इसका होगा और ना ही इसका होगा। तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो जाएगा? थायोल वाले का, और नेक्स्ट वाले में जो फिनोल है उसका। ठीक है, तो ये वाला भी आपके नोट्स में होना चाहिए सबका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्लियर हो गया अर्शिता तुम्हारा? मैम 7th वाला दोबारा समझा दो। देखो सेम SH वाला है ना। अच्छा, Cl में देखो क्या होगा, C और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मनस्वी? Cl की। तो इसमें भी ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें भी देखो नीचे की तरफ आएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। और इसको कैसे एक्सप्लेन किया? जैसे ऊपर वाले को किया 6th वाले को। ठीक है मनस्वी? यस मैम। चलो आगे। अब मनस्वी सनाया की आवाज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल तो कॉपी सेम है। चलो अभी ना ये वाला देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक नया रूल समझाऊंगी तुम्हें, बेंट रूल।
ठीक है, लेकिन पहले देखते हैं, पहले आपको ये समझा देती हूँ कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करते हैं। टीबीपी बनेगा, देखना एक बार। यस मैम। और इसका अगर मैं बनाऊं PF3Cl2 का, तो उसका ऐसा कुछ बनेगा ऐसा। अभी सबसे पहले डाइपोल मोमेंट आपको मैं बताऊंगी कि फ्लोरीन एक्सियल पे क्यों रखा मैंने, अभी बताऊंगी। पहले आप इसका ना वो कर लो कंपेयर डाइपोल मोमेंट, तो कैसे होगा। नीचे वाले का देखते हैं पहले। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो सारे कैंसिल आउट। ऐसे ही क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फोस्फोरस से, तो ये भी क्या कर देगा, इसका ओवरऑल रिजल्टेंट यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 0। हाँ या ना, बोलो। यस मैम। में क्या होगा मैम, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माना ठीक है, ये तो कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन यहाँ देखो साइड एटम सेम नहीं है भैया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। किसका, PF3Cl2 का होगा ना। यस मैम। तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से कि मैम ये आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाया। फ्लोरीन को आपने एक्सियल बॉन्ड पे क्यों लगाया, क्लोरीन को आपने इक्विटोरियल बॉन्ड पे क्यों लगवाया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक रूल होता है आपका, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, बेंट रूल। सुना है सबने, किसी ने सुना है बेंट रूल? नहीं सुना, अब सुन लो। बेंट रूल क्या कहता है, मैं डिटेल में नहीं जा रही, हालांकि इस रूल के पीछे पूरा डिटेल में है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। सिंपल बेंट रूल सुनो क्या होता है। बेंट रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आपको किस पे रखना है, एक्सियल पोजीशन पे रखना है। फिर से बोलूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आपको किस पे रखना है, एक्सियल पोजीशन पे रखना है। और ये काम आएगा जब तुम हाइब्रिडाइजेशन करोगे ना, जब तुम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो तुम्हारी है उसके बेसिस पे तुम शेप्स बनाओगे, वहां पे बहुत काम आने वाला है तुम्हारा बेंट रूल। क्योंकि वहां पे फिर फंसोगे जब टीबीपी ज्योमेट्री बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, कि वहां पे एक्सियल पे किसको रखना है और इक्विटोरियल पे किसको रखना है। तो बेंट रूल क्या कहता है, एक बार लिख लो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन, मोर electronegative atom should be on, किस पे होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए। तभी मैंने यहाँ पे देखो फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तभी मैंने फ्लोरीन किसको लगाया, फ्लोरीन लगाया है मैंने एक्सियल पे, क्लोरीन को लगाया इक्विटोरियल पे। वाइल इन केस ऑफ PF3Cl2 मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास सिर्फ 2 ही F थे, तो मैंने उसको एक्सियल पे लगा दिया और एक जो बचा था उसको इक्विटोरियल पे लगा दिया। ठीक है, यही रीजन है कि इसका क्या हुआ है, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आता है एज कंपेयर टू PCl3F2। क्या ये 7 के 7 एग्जाम्पल क्लियर हुए तुम सबको? यस मैम। यस तो मैम। हमने एक डाइपोल मोमेंट वाला कर लिया टॉपिक, और हमने कर लिया फजांस रूल वाला कर लिया, और हमने एक अभी तक फिगर देखी। तो 3 चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली आज की क्लास में। ठीक है, तो मैम अब क्या कराओगे, अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन कराने वाली हूँ। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है मैम, क्या ये हमें ये रटना पड़ेगा क्या, ये सारी चीजें? नहीं, रटनी नहीं है, सिर्फ एक बार देख लो। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में ना, ऐसे आ जाता है, कुछ फीचर्स लिखे होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के और आपको बताना होता है इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ कृष्णा बोलो। मैम ये बेंट रूल कब अप्लाई होगा, एक बार बता दीजिए। टीबीपी वाली ज्योमेट्री में बेटा। और मैम एक बार ये स्ट्रक्चर जब आप समझा रहे थे थोड़ा सा समझा दो एक बार। अभी वो कराऊंगी ना बेटा, VSCPR थ्योरी, उसमें कराऊंगी। ठीक है, जब मैं आपको टीबीपी समझाऊंगी ना कैसे बनता है, तब पक्का कराऊंगी दोबारा। चलो अभी आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन पे। मैम क्या सीन है यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको वैसे ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हो जाए। अगर मैं वो डायरेक्ट ही तुम्हें शेप बनाना सिखा दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, पहले थोड़ा सा फील आनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। यहाँ पे मैं आपको एक रूल भी बताऊंगी, ड्रैगोज रूल, जो आई थिंक मैंने जब ड्रॉपर बैच में कराया था उसमें मैंने नहीं कराया था, लेकिन उससे मैंने आज देखा है क्वेश्चंस आए हुए हैं, जेई में स्पेशली आए हुए हैं और नीट में एक बार आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि 2023 नीट में दोबारा आ सकता है, तो वो ड्रैगोज रूल में एक बार दोबारा कराऊंगी। ठीक है, चलो ओके, दोबारा नहीं करवाऊंगी। चलो मैम हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिंपल है। प्रोसेस ऑफ, देखना एक बार इसकी डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज
so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape. कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या होता Yes, है ma'am. हाइब्रिडेशन? ओके, हैंड रेज कर लो, फिर मैं पूछती हूँ. ओके, मनस्वी, सोमराय, और थोड़ा सा अच्छे से करना फिर एक्सप्लेन, है ना, ताकि मेरे को ना करना पड़े दोबारा. चलो सोमराय से ही पूछती हूँ. हाँ बोलो बेटा. मैम इसमें क्या होता है कि जो दो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं 3s और 4d, तो जब उनके s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो एक्सियली मिलेंगे या तो साइड से मिलेंगे, तो उनसे एक ओवरलैपिंग नया, अच्छी होनी चाहिए. हाँ, ओवरलैपिंग अच्छी होती है, उससे एक नया वेकेंट बनता है और वहां पे जो हमारे नए इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल हो जाते हैं. इससे क्या होता है, एटम्स में स्टेबिलिटी आती है और अच्छा बॉन्डिंग बनता है. सही बताया, ओवरऑल सब कुछ सही बताया है. अंकुश तुम क्या बोलते हो? मैम सेम एग्री करता हूँ मैं भी. अच्छा, मनस्वी. मैम यही होता है इसमें, मतलब हम उन ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर सकते हैं जिनके में जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो कम होना चाहिए. जैसे एस और पी. यस मैम, वो फिर एग्जांपल्स Yes, से ma'am. दिए जाते हैं. पी और डी. एनएस और n+1 हाँ, एस p और ऐसे पी होना में चाहिए कम ना, होता है, वरना पी ऐसे और थोड़ी डी होगा. में कम होता है, वो मॉलिक्यूल से देख लेंगे. क्योंकि अभी मैंने बोला ना, एक वर्ड मैंने बोला था, ड्रैगोज रूल, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं लगता, तो उस पे भी हम आएंगे. पहले हम सिंपल हाइब्रिडाइजेशन सीख लेते हैं. तो बिल्कुल ठीक बोला सोमराय ने कि मैम वही वाली ऑर्बिटल्स जो होंगी उनकी इंटरमिक्सिंग होगी. जैसे हम बोलते हैं ना कि दो लोगों में दोस्ती कब ज्यादा स्ट्रोंग होती है, जब दोनों के थोड़े थॉट्स मिलते हो, है ना, दोनों की सोच मिलती हो, है ना, हम बोलते हैं ना ये वाली चीज. तो ऐसे ही हमारे ऑर्बिटल्स में भी ये होता है, जिनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस ना हो. देखो थोड़ा बहुत तो रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो, ताकि वो अपने एनर्जीज को क्या कर सकते, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके. मतलब कहने का क्या मतलब है, दोनों आपस में कंबाइन होके किसी नए सेट ऑफ ऑर्बिटल की क्या कर सके, फॉर्मेशन कर सके. और ध्यान रखना, जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जीज एंड शेप क्या होनी चाहिए, बोलो. इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट. ठीक है. तो ये तो सिंपल सा फंडा हाइब्रिडाइजेशन. आपने देखा होगा ना, एस और पी के वो लोब्स ऐसे मिक्सिंग होती है. मैं वो बना के नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को, चलो बना के दिखाई देती हूँ. ठीक है, ये एस है ना, ये पी है. ठीक है. हाँ हाँ हाँ, ये सोमरा, मैं इस पे आऊंगी बेटा. ठीक है, आप क्या कहते हो फिर मैम, इंटर मिक्सिंग होगी तो हम ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे, है ना, ऐसे दिखाते हैं ना, ये देखो, देख पा रहे हो, ऐसे करके शेप दिखाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एस का करेक्टर भी है, पी का करेक्टर भी है ना, इंटरमिक्सिंग हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई है. ठीक है, अगर इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, वहां से अराइज होता है तुम्हारा ड्रैगोज रूल, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी. तो मैम इसके फीचर्स क्या है? सोमरा, मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आ रही हूँ. ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसके डिफरेंस पढ़ लेते हैं बेटा, फटाक से, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है. देखो, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे. क्या इस बात से एग्री करते हो तुम लोग? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होंगी उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट भी होंगे. यस मैम. जैसे तीन, Yes, अगर मैं ma'am. बहुत बात करूं, जैसे NH3 है, उसका आपको पता है sp3 होता है, तो NH3 में कितने एटम है? 3. तो कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे? 3. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वाले पे आओ. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, वो मैं ऊपर ऑलरेडी डेफिनेशन में आप लोगों को बता चुकी हूँ. थर्ड वाला कौन सा है जो सोमराय ने बोला? देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल. ध्यान से सुनना, हाइब्रिडाइजेशन तभी ही होगी, फिर बोल रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ तभी होगी जब आप दो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बना रहे हो. मतलब जब नया बॉन्ड बना रहे हो, बॉन्ड शुड बी स्टेबल, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तब आप हाइब्रिडाइजेशन कराओगे. ड्रैगोज रूल क्या होता है? ड्रैगोज रूल में हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए, इसलिए उस केस में ड्रैगोज रूल में इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनती है. ठीक है, तो ये बेसिक वैसे डिफरेंस रहता है हाइब्रिडाइजेशन और ड्रैगोज रूल में. तो ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन आप तभी करवाओगे, जैसे NH3 है, आप NH3 की हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो, तो आपको पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो हो रहा है, तभी तो बन रहा है, वो एनर्जी रिलीज हो रही है. तो बॉन्ड अगर Yes, स्टेबल बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है उस केस में.
हाँ, कोई कुछ कह रहा है बेटा? PH3 इज नॉट मैं फिर बोल रही हूँ, PH3 ड्रैगो कंपाउंड है। फिर बोल रही हूँ मैं, अभी मैं ड्रैगोज रूल पे आके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। PH3 ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसी का एग्जांपल दिया मैम। ठीक है, फिर ठीक है, आगे चल रहे हो। वंश आगे ही चलता है वैसे मेरी क्लास में। हाँ, sp बॉन्ड किस में बनेगा? हाँ, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, अभी सिखाऊंगी, दिखाऊंगी कैसे होती है। आगे चलूं? हाँ Yes, ma'am. जनता, ओके यस मैम। ओके। एक और है, hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pair, thus a stable arrangement. Therefore the type of hybridization indicate the geometry of molecule. क्या ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया कि जो आप वो पढ़ते हो VSEPR थ्योरी, उसमें जो शेप बनी हुई है वो ऐसे नहीं अपनी मर्जी की बना रखी है, वो किस तरह से आपके साइड एटम्स को अरेंज किया गया है अराउंड द सेंट्रल एटम, ताकि मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो। पता है ये वाली चीज? ठीक है, तो Yes, यही लिखा ma'am. हुआ है फोर्थ वाला पॉइंट, सिंपल। साहिबा कह रही है मैम फर्स्ट पॉइंट बता दो। बेटा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है? जैसे देखो NH3 है, ठीक है, NH3 में जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो तो sp3 आता है ना, एक s की ऑर्बिटल और 3 p की ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, sp3। तो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं बताना एक बारी कोई? मैम 4। 4। ओके, मैंने 3 बोल दिया था, आई एम सो सॉरी, मैंने पहले 3 बोला। 4, तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी? 4। 4 sp3, ये कहने का मतलब है मेरा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसी को ये रटने वाली चीजों में कोई डाउट है? मतलब हाँ, रटने बिल्कुल। वाली तो नहीं है वैसे, समझने वाली थी, मतलब पेपर में नहीं आती है। इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, चलो एक बार कंडीशंस देख लो बेटा, क्या क्या ध्यान रखनी होती है। आपको पता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही, हाँ रटना ही तो पसंद नहीं है, इसलिए तो ऑर्गेनिक पसंद है तुम लोगों की, है सोमराय? ऑर्गेनिक पसंद है फिर? मैम ऑर्गेनिक तो रखनी होती है। उसी से तो नहीं बनती है मैम। एक सेकेंड, और इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक की बात करो, ऑर्गेनिक रटनी होती है? मैम Yes, सारे ma'am. रिएजेंट को काम और- वगैरह करना होता है। ना जी, ऐसे मत बोलो, ऑर्गेनिक ही तो है करने वाली तीनों में से, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मैम फिजिकल तो फिर भी आसान होती है, लग जाते हैं उसमें। चलो ठीक है, देखो हर किसी की अपनी फेवरेट होती है, मेरी तो ऑर्गेनिक है तो मैं ऑर्गेनिक का ही लूंगी सपोर्ट, है ना। चलो आगे Yes, चलो। इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या है, आपको पता है सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाली बात पता है ना तुम लोगों को, इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते हैं, यस मैम। ठीक है। यस मैम। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, ये तो बार बार आ रहा है, अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, वेरी गुड। अब ये थर्ड वाला नहीं आएगा शायद समझ में, देखना। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन असेंशियल, एन लिखो यहाँ पे, एन असेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखा है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करवाना, हमेशा प्रमोशन कराना एसेंशियल कंडीशन नहीं है। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? देखो मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, तब तक ना ये वाला पढ़ लो, फोर्थ वाला पॉइंट। It's not necessary that only half-filled orbital participate in hybridization. Even filled orbital of valence shell take part in hybridization. तो ये 3 और 4 वाले पॉइंट को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बस थोड़ा सा ही कराऊंगी, टाइम होने वाला है तुम लोगों की फिर क्लास में। मैम फोर्थ तो आ गया, फिर थर्ड नहीं आया। चलो थर्ड मैं बताती हूँ, और किसी, हाँ मैम मैं ट्राई करूँ? हाँ बताओ। मैम उसमें ये कहना चाह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऑर्बिटल से एक्साइट करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमेशा अगर- जरूरत नहीं है, हमेशा जरूरत नहीं है। हमेशा जरूरत नहीं होती, अगर भरा होगा तब भी वो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज इसका कर सबसे सकते हैं अच्छा अपने ऑर्बिटल्स एग्जांपल को। NH3 देखें एक बार, देखो एक बार, नाइट्रोजन में क्या होता है 7 1s2 2s2 2p3, ये सबको आती है ना ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने। यस Yes, ma'am. यस मैम। कैसे लिखूंगी देखना, वैलेंस शेल को लिखूंगी मैं 2s2 2p3। चलो अब आपको पता है NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। तो अब देखो ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, और यही क्या एक्साइटेड स्टेट। मैंने इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं करवाया आगे वाली ऑर्बिटल में, समझ रहे हो क्यों नहीं करवाया? क्योंकि भैया 2d नहीं होती है,
ठीक है, तो इसमें क्या है, ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब जस्टिफाई हो रहा है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन असेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेशन होगी, कई बार आपके फुल्ली फिल्ड वाले भी क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका NH3। बोलो हाँ के ना? हाँ मैम ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये हाँ, मैम। sp3 sp2 sp कैसे बनेंगे ये नहीं पता, अभी ये नहीं बताती हूँ, आता अभी बनाना। बताती हूँ। अच्छा, निकालने नहीं आता अच्छा, sp3 sp2? नो मैम। चलो अभी ये वही सीखने वाले हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो आ जाओ। स्तुति और अंकुश ने तो ये क्लास अटेंड कर रखी है, तो तुम दोनों का तो रिवीजन हो रहा है, ठीक है? यस मैम। ओके चलो। यस मैम। बहुत जब ना टीचर बहुत बोल लेता है ना, फिर एकदम से ना थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट सा फील करने लग जाती हूँ। चलो टेक अ डीप पानी पी ब्रेथ। लो। अरे पानी रखा नहीं हुआ आज मैंने, मुझे जाना पड़ेगा किचन में लेने के लिए, और मैं बहुत आलस कर रही हूँ जाने में। चलो यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर भी बोलते हैं, आपको पता है, स्टेरिक नंबर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, इसको आप बोल दो, हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोल दो, आपकी इच्छा है, कुछ भी बोल दो, ठीक है? ओके, तो मैम निकालते कैसे हैं? सोमरा इधर देखो, तुम सारे भी देखो ये रहता है फॉर्मूला, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। पहले तो भैया सेंट्रल एटम में सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए कि सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस आप क्या यस करो, मैम। नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी क्योंकि ये लास्ट टाइम भी गप्पलेबाजी हो गई थी इसकी वजह से। यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, वो ज्यादा अच्छा रहेगा लिखने में। याद आ रहा है क्या नाम है अंकुश, क्या गड़बड़ हुई थी पिछली बार? भूल गया। नंबर ऑफ, मैम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम पे हाँ भी। हाँ 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 हाँ, तभी नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, ठीक है, वो आपको लेना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, प्लस Yes, माइनस ma'am. चार्ज, मतलब अगर प्लस है, मतलब आपके ओवरऑल मॉलिक्यूल पे प्लस का साइन है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, ठीक है? तो ये रहता है फॉर्मूला। मैम फॉर्मूला हमें समझ में नहीं आया बिल्कुल भी कि आपने क्या लिख दिया, तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से इसको देखना शुरू करते हैं। करें शुरू? देखो अभी है टाइम है, चलो। यस मैम। ओके, सबसे पहले है बेटा CH4। तो पहले तो ना हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। तो इसमें सेंट्रल एटम है कार्बन भैया जी, ठीक है? कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, ग्रुप 14 का मेंबर है, तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 4 हो जाएगा। मोनोवेलेंट एटम मतलब क्या है? जो एक ही बॉन्ड बनाता है, चाहे आपके वो हेलोजन्स हो चाहे वो आपके हाइड्रोजन हो। ऑक्सीजन को मत काउंट करना, वो भैया जी डाइवेलेंट है, ठीक है? तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 + 4 8। हाँ, जो एक ही बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्डेड बोल सकते हो। 8/2, जल्दी बोलो। 4। अब कैसे होगा, ध्यान से सुनो, ऐसे लिख लो SPD, F को रहने दो, ठीक है? S में कितनी ऑर्बिटल होती है? जल्दी जल्दी बोलो ना। 1 होती है। P में कितनी होती है? 3 D में कितनी होती है? 5 और F में 5 और 7 होती है ना? तो अभी देखो यहाँ पे क्या Yes, लिखा हुआ है, आपका जो स्टैंडर्ड नंबर है और जो आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर है वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। तो यानी कि हम शुरू करते हैं SPD, जैसे हम लिखते हैं ना 1 2 3 4, ऐसे लिखते हैं SPD। तो S लिख लो। S कितना होता है? 1। बाकी कितने बचे? 4 बॉन्ड बनाएगा ना, 3। बाकी कितने बचे? 3। तो वो किसको मिल जाएंगे? P को। यानी कि एक S है और 3 P की ऑर्बिटल यूज हो रही है। तो जब दोनों हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो आप बोल सकते हो कितनी? 4 sp3, सॉरी कितनी होंगी? 5 है ना एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सोमराय? बोलो। sp3d1। नहीं बेटा, 4 है ना, देखो ना, 4, अच्छा हाँ। एक S एक H के साथ होती है, 3 P भी तो है ना। और इसका स्ट्रक्चर ठीक है। कैसे बनता है, ज्योमेट्री कैसे बनती है इसकी? ज्योमेट्री भी साथ ही साथ देखते जाओ। टेट्राहेड्रल होती है। यस मैम। इसका एंगल भी बता दो, 109 पॉइंट समथिंग, 9.5 109.5 डिग्री। 28 मिनट जो भी तुम लिखते हो, ठीक है? चल आ गया हो।
हाँ, आप जिससे भी निकालते हो वैसे निकाल सकते हो, देखो एज यू विश। मुझे ये वाला बेटर लगता है, मैंने अपने मतलब मैंने भी यही सीखा है, स्टूडेंट्स को भी यही सिखाती हूँ, तो आप जैसे आपको बस क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, बेशक आप किससे भी निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये आपने फॉर्मूले में लास्ट में क्या लिखा है, प्लस माइनस चार्ज? देखो अभी बताती हूँ, NH4 प्लस का करेंगे ना तब, देखो ठीक है हाफ ऑफ नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे ना, Yes, ग्रुप ma'am. 15 का है। यस मैम। Yes, ma'am. मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4। फोर। जैसे ही पूरे मॉलिक्यूल पे प्लस का चार्ज आ जाता है तो आप क्या करते हो, माइनस, जल्दी बोलो, 1 माइनस करते हो। अब कैलकुलेट करो इसको, 9 - 1 8, 8/2 4, तो मैम ये भी क्या होगा, sp3 होगा। लेकिन क्या, कुछ भी नहीं, नाइट्रोजन क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ मस्त मजे से। प्लस चार्ज क्यों आया इसके ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन बनाता 3 बॉन्ड है, अब उसने एक और बनाया एक्स्ट्रा, तो भैया पॉजिटिव चार्ज भी तो लेगा अपने ऊपर, समझिए ये। यस। कृष्णा आप क्या बोल रहे हो, DsP2 भी तो हो सकता है। डीएस नहीं बेटा, वो स्केयर प्लानर ऐसे ही थोड़ी ना लिख दोगे, कंडीशन होती है हर किसी चीज की बेटा, है ना, मैम इसमें डीएस की कंडीशन लगी है। नहीं, वो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे जब मतलब मैं वैसे पढ़ा चुकी हूँ, तुम लोग भी पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेशन में हम देखते हैं कि लिगेंड कैसा है आपका, ठीक है, लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें स्क्वायर प्लानर बनती है, व्हाइल इन केस ऑफ पैलेडियम एंड प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लानर, वो उसमें हम उसमें पढ़ते हैं, इसमें नहीं पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। मैम कैन आई लीव नाउ, ट्यूशन है, यस यू कैन लीव, यस कृष्णा, यस मैम हो गया। ओके, माय फेवरेट नेम कृष्णा, चलो ओके। तो मैम ये तो आपने बहुत अच्छा किया, एनसीईआरटी की स्निपिंग लगा दी यहाँ पे अब तुम लोगों को ना थोड़ा अच्छे से पता लगेगा। एंड कुछ केस में 2 सेंट्रल एटम होते हैं, अरे अभी देखेंगे, 2 क्या 3 वाला देखेंगे हम I3, तुम इसकी क्यों टेंशन करते हो, अभी रुक तो जाओ, पढ़ाने तो दो। मैम हाँ बोलो, मैम जो एक NH3 था उसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम? ये होगा ना बेटा नाइट्रोजन, जहाँ पे साइड एटम हाइड्रोजन है तो समझ जाना वो, मतलब सॉरी, जिसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा तो समझ जाना हाइड्रोजन हमेशा साइड एटम ही होगा उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम है और नाइट्रोजन भी सेंट्रल एटम है। मैम आप NH3 कह रहा हूँ मैम मैं। अच्छा NH3, हाँ NH3 में भी नाइट्रोजन होगा बेटा, देखो एक बार बना के दिखा देते तुम लोगों को। आपने कहा था कि जो सेंट्रल एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हाँ होनी हाँ चाहिए। मैंने बोला है, आई एग्री, लेकिन अगर याद रखना हाइड्रोजन की, क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, नाइट्रोजन से बेसिकली क्या होती है, कम होती है, तो आप ये बोल सकते हो कि मैम आपने तो ये कहा था, लेकिन ध्यान रखना जब हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बिहेव करेगा एज अ साइड एटम, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ओके। चलो NH3 का बनवाने की जरूरत है, अभी यहाँ पे आ भी जाएगा। उसने क्वेश्चन पूछा है आशुतोष ने, 1 मिनट रुको मैम, ऑर्बिट में 4th हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कहाँ पे बेटा, कौन सा 4th इलेक्ट्रॉन, NH4 प्लस में। ऑर्बिट में कहाँ जाएगा, वो होगी ना हाइब्रिडाइजेशन होगी, नाइट्रोजन की p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, इसकी s वाली ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, तो दोनों की जब इंटरमिक्सिंग होगी तो sp3 बनेगा ना नया। तो मैम अगर ऑर्बिट अगर हम जब वो करेंगे कहाँ पे करोगे, कहाँ जाएगा, ऑर्बिट कहाँ पे करोगे, मतलब समझी नहीं, एक्साइटेशन की बात कर रहे हो क्या, मतलब पूरा बना के दिखाऊं क्या वो 1s2 2s2 करके, एक काम करते हो बना के दिखा देती हूँ मैं, रुको, ये देखो ये तो फॉर्मूले से था, वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो बेटा, देखो एक बार कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p3, यही करते हो ना आप लोग। यस मैम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बनेगा, मतलब s ऑर्बिटल, एक इसकी s ऑर्बिटल, एक इसकी s ऑर्बिटल, एक इसकी s ऑर्बिटल, समझ रहे हो आशुतोष कैसे हो रहा है। यस मैम ठीक है, हाँ ठीक है, तो इनकी p ऑर्बिटल और इसकी s ऑर्बिटल ओके क्या मैम। करेंगी, और ध्यान रखना एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो तुम्हारे पास ये है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं अभी तक, देखो ये s है ये p है, ध्यान से सुनना, माना कि दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, ये s है ये p है, ये s है ये p है, अपनी मर्जी से इन दोनों को ओवरलैप मत करवा के आ जाना, ओवरलैप शुड बी इफेक्टिव, ठीक है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव होनी चाहिए। देखो अगर इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है मान लो ये वाली, तो देखो इसमें अच्छी ओवरलैपिंग हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती है, ना ही इसमें हो सकती है,
ठीक है, तो ये वाले भी क्राइटेरिया होते हैं, मतलब इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लो, मैंने बता दिया। तो इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, देखो हाइब्रिडाइजेशन में ना, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वो पोस्टुलेट्स है जो आपको पढ़ने हैं, और कैलकुलेट कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर, बस वो आना चाहिए। उसके बाद शेप कैसे होगी ये किसने बताया था, कौन सी थ्योरी ने बताया था, VSEPR थ्योरी ने बताया था, विच इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो कि क्या करता है, ज्योमेट्री और शेप प्रिडिक्ट करता है मॉलिक्यूल्स की। मैंने एक पॉइंट बताया था बेटा हाइब्रिडाइजेशन में कि जो शेप्स है उसमें जो साइड एटम है वो सेंट्रल एटम के अराउंड कैसे अरेंज होंगे कि मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा आवाज आ रही है, मैं गायब हो गई आवाज, ठीक है, अरे चुप हो जाते हो। लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, इधर देखो, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, देन बॉन्ड पेयर में, तो ये प्लीज याद रखना, ठीक है। और पता भी होना चाहिए लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, देन बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। क्लियर है? अभी देखो मैम यहाँ पे एनसीईआरटी की जो स्निपिंग लगाई है वो बताओ कि क्या लिखा हुआ है आपने। देखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे, या एक काम करो, या इसको अगर मैं सिंपल बोलूं, यहाँ पे लिख दो बेटा हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तब ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन नंबर, अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 हुआ तुम्हारा, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, SP होगी, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, लीनियर होगी। समझ रहे हो लीनियर कैसे होगी, 180 डिग्री पे। और इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाले तो भूल के मत छोड़ जाना, तुमको मैं बता रही हूँ पहले, BeCl2 HgCl2 ये दोनों याद रखना, हालांकि CO2 भी sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। बस ये करवाऊंगी, बाकी मैं मंडे को लूंगी क्लास, कल सोमेश सर लेंगे तुम्हारी क्लास मोल कंसेप्ट पे, और पूरा वो कंप्लीट करा देंगे 2.5-3 घंटे में। आ गया मैम, जब हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 होगा तो क्या होगा, sp2 होगा। मैं यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन भी लिख रही हूँ, उसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे बनाने का कोई फायदा नहीं है जब एनसीईआरटी में इतना बढ़िया दे रखा है। तो देखो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, और उसकी ज्योमेट्री भी पता होनी चाहिए। आज ये बैठ के सारे लर्न करोगे, ताकि जब आप मंडे को आओ मैं आपसे पहले ये सुनूं। ट्रायगोनल प्लेनर होती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है BF3। क्या होता है, BF3। अगर मैम हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 होगा तो टेट्राहेड्रल CH4 NH4 प्लस, ये मैं आपको अभी ऑलरेडी बता के आई हूँ। 5 में क्या होता है, एक मिनट बेटा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल PCl5 इसका बहुत एग्जांपल अच्छा होता है। 6 में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, SF6 होता है, और ये शेप होती है। आपको मेरा एक काम करके आना, करके आओगे? यस मैम। आपको ये बताना है, एक तो PCl मतलब ट्रायगोनल बायपिरामिडल में और ऑक्टाहेड्रल में कितने 90 डिग्री के एंगल्स होंगे, पता लगाओगे? यस मैम। ठीक है, ये तो मैं बताऊंगी क्लास में। ट्रायगोनल बायपिरामिडल में एंड इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल में आपको ये मुझे बताना है मंडे को कि किसमें ज्यादा मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल्स होंगे, बस ये बताना मेरे को, ठीक है। ट्रायगोनल बायपिरामिड में 6 होंगे। देखो वैसे तो ना इसमें क्या होता है, 2 टाइप के एंगल होते हैं, 120 भी होते हैं, 3 टाइप के होते हैं इवन, 120, 180 और 90। किसमें, TBP में, ठीक है। ये आप मुझे बताओगे मंडे को, मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है बेटा जूबिया? ओके मैम। ओके, प्रिया आपने हैंड रेस किया था मैम, वो गलती से हो गया था। अच्छा, आगे चलो बेटा, जल्दी बोलो। यस मैम। छोड़ रही हूँ। देखो अभी आपने देखा होगा ध्यान से, तो अभी मैंने आपको वो बताया जिसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था, अभी मैं आपको वो बता रही हूँ जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। हाँ कृष्णा बोलो बेटा। मैं पूछ रहा था ये स्टेरिक नंबर और ये फॉर्मल चार्ज एक ही होता है? ना 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 ना, फॉर्मल चार्ज तो अलग निकालना होता है, उसको मैं यहाँ पे नहीं सिखा रही हूँ। अगर तुम्हें सीखना है तो तुम मुझे मैसेज कर दे, मैं वॉइस नोट भेज दूंगी, क्योंकि फॉर्मल चार्ज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उस वाले टॉपिक को यहाँ पे बेटा नहीं लिया है। नहीं, अलग होता है, एक मत मान के चलना, ठीक है। उसमें आप पर्टिकुलर एटम का निकाल सकते हो फॉर्मल चार्ज, ठीक है। आ जाओ, अभी हम किसकी बात करेंगे बेटा, जहां पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो हम बात करेंगे जहां पे 2 बॉन्ड पेयर हो, इधर देखो, और 1 लोन पेयर हो। उसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाती है, होती तो ट्रायगोनल प्लेनर है, लेकिन शेप क्या होती है, बेंट। ध्यान रखना, ज्योमेट्री और शेप में बहुत
ज्यादा डिफरेंस होता है। ध्यान से सुनना, ज्योमेट्री में आप क्या करते हो, ज्योमेट्री में लिख लो, लोन पेयर क्या होते हैं, स्टीरियो केमिकल लिखो, लोन पेयर क्या होते हैं, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब एक सेकंड उल्टा लिख दिया, स्टीरियो केमिकल एक्टिव होते हैं, मतलब ज्योमेट्री जब आप देखोगे तो आप लोन पेयर को काउंट करोगे ज्योमेट्री में, मतलब उसको भी कंसिडर करोगे जब आप प्रिडिक्ट करोगे ज्योमेट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। जब आप शेप की बात करते हो तो उसमें आप लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हो, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज में स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। जैसे देखो पानी, पानी इधर देखो, पानी देख पा रहे हो, वैसे पानी क्या होता है आपका, टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन इसकी शेप क्या होती है, वी शेप होती है या बेंट शेप होती है। क्या समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ जी, Yes, यस ma'am. मैम। समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर मैं इनको छुपा लूं लोन पेयर को तो क्या होगा, वी शेप दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, Yes, या ma'am. शेप, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिखे हुए देखो, ये SO2 है, इसको चेंज कर लेना, और ये SO3 है, SO2O3, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, टेट्राहेड्रल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमोनिया, ठीक है। इसकी शेप है पिरामिडल बोलते हैं इसको, कहीं पे ट्रायंगुलर पिरामिडल आया तब भी कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ पिरामिडल लिखा हुआ मिला तब भी कंफ्यूज मत होना। मैम जब 2 बॉन्ड पेयर, ये लर्न करना है तुम्हें, हाँ, इसलिए मैंने यहाँ एनसीईआरटी की लगाई है स्निपिंग, ताकि एनसीईआरटी की बुक खोलो और फटाफट इसको लर्न करना शुरू करो। जब 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर होंगे उसको हम बोलते हैं बेंट शेप बोलते हैं, वो सबसे अच्छा एग्जांपल है H2O। मैम जब 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर होंगे तो देखो इसकी शेप तो सीसा होती है, बट उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, TBP होती है, ठीक है। और ध्यान रखना लोन पेयर को आपको रखना है इक्विटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। अभी मैं आगे जब मंडे को करवाऊंगी एक्सप्लेन करूंगी, एक मिनट रुक जाओ बेटा। SF6 SF4 इसका अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद जब मैम 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर हो तो देखो शेप कैसी हो जाती है उसकी, टी शेप, दिख पा रही है सबको, टी शेप। 2 लोन पेयर रखने हैं इक्विटोरियल पे, बिकॉज एक्सियल वाले ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। ClF3 इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब मैम 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हो, उसकी शेप हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है BRF5। और ध्यान रखना आपको पता होना चाहिए कि किसकी ज्योमेट्री क्या है, किसकी शेप क्या है, फिर बोल रही हूँ मैं। उसके बाद मैम जब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो उसकी शेप हो जाती है स्क्वायर प्लेनर, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है XeF4। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये सारी चीजें ये तुम्हें लर्न होनी चाहिए, और बिना लर्न करे मेरी क्लास में मत आ जाना, मंडे को मैं तुम लोगों को पहले बता रही हूँ। हाँ तरुणा, मैम इसी टाइम पे लूंगी ना मंडे को क्लास? यस 3 बजे होगी, इसको मैं मंडे वाली क्लास में लूंगी, अभी आपको ज्यादा काम नहीं देती हूँ, आप लोग मंडे को इतना ही करके आएंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में से लर्न करके आएंगे, मैं किसी बच्चे से भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। मैम ये PDF भेज रही है ना आप अभी मैम ग्रुप पे? ड्रैगोस रूल भी आप शायद मंडे को बताओगे ना? ड्रैगोज रूल हाइब्रिडाइजेशन के बाद बताऊंगी अंकुश, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना ये पूरा, ओके मैम। ठीक है। तो मुझे Yes, याद ma'am. भी दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो, मुझे वैसे अभी बताना मैं- चाहिए, चलो कोई बात नहीं है। ओके मैम। नहीं मैं नोट्स बेटा मैं मंडे को भेजूंगी इसके। आप एक काम करना, ये वाले क्या करना है आपको, एनसीईआरटी उठा के करनी है, जो ये स्निपिंग है वो आपको Okay, एनसीईआरटी ma'am. से करनी है, कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी में सब कुछ है, मैंने भी वहीं से उठाई है, ठीक है। मैम अभी तो आप लोगों को Okay, भी ma'am. उससे करना है। हाँ बोलो बेटा। कुछ चाहिए, मैंने नोट कर लिया, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसने अंकुश ने कर लिया, वो शेयर कर देगा। मैम हाँ तरुणा बोलो बेटा, बता रही हूँ। मैम एक बार